हेलो बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लास 8 का। तो आज हम सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर की स्टार्ट करेंगे और समझेंगे काफ़ी अच्छे से। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑलरेडी नो डैट एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। जैसा कि हम जानते हैं बचपन से कि एनर्जी का हमारा डेफिनेशन ही होता है कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। In earlier classes, we have learned about different forms of energy: mechanical, heat, chemical, electrical, light, sound, nuclear, and so on. जैसा कि हमने पिछले क्लास में, क्लास 7 में हमने काफ़ी सारे एनर्जी के बारे में समझा और उसके बारे में पढ़ा। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी और काफ़ी सारे। These are introconversible energy, however, cannot be created or destroyed. एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी नीड एनर्जी फॉर और आवर एक्टिविटीज़ फ्रॉम बेकिंग चपातीज और कुकीज़ टू सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। तो एनर्जी के बिना हम कोई भी काम कर ही नहीं सकते। उसका डेफिनेशन है कि हमारा कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। तो कहता है कि चाहे आपको रोटी बेलना हो या आपको कोई रॉकेट को स्पेस में भेजना हो, उसके लिए आपको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, कोई ना कोई एनर्जी। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दस वी यूज एवरी डे आर स्टोर इन डिफरेंट वेज इन वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी। हम काफ़ी सारी एनर्जी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं। वी ऑलरेडी नो डैट द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो जैसा कि हम फ्यूल्स का डिफिनेशन जानते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो हमारा एयर में बर्न करे और हीट प्रोड्यूस करे उसे हम फ्यूल्स कहते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब किस आधार पे हमारे एनर्जी को डिफरेंट सेक्टर में बांटा गया है ये हम समझते हैं। ऑकुरेंस, ऑकुरेंस मतलब पर्याप्त, कहाँ से कौन सा एनर्जी हमें पर्याप्त हुआ। नेचुरली, मैनमेड, हम आगे देखेंगे। फर्स्ट है हमारा नेचुरल सोर्स। नेचुरल एनर्जी सोर्स आर दोज विच आर मेड available to us by nature. Solar energy, wind energy, energy from water, hydro energy are some of such a natural source of energy. कहता है फर्स्ट हमारा नेचुरल सोर्स ऑकरेंस में सबसे दो भाग में बांटा गया है, नेचुरल सोर्स और सिंथेटिक सोर्स। तो नेचुरल सोर्स का हमारा मतलब होता है कि ऐसा एनर्जी जो हमें नेचर के द्वारा पर्याप्त हो, नेचर के द्वारा हम उसे ले रहे हों, नेचर ने हमें उस एनर्जी को दिया है, उसे हम कहते हैं नेचुरल एनर्जी। एग्जाम्पल याद कर लो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओके, एनर्जी फ्रॉम वाटर, हाइड्रो एनर्जी, ये सभी एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, नेचर से लेते हैं, इसलिए ये सब है हमारे नेचुरल सोर्स। सेकेंड है हमारा सिंथेटिक एनर्जी, सॉरी सिंथेटिक सोर्स। अब सिंथेटिक सोर्स का मतलब होता है मैनमेड सोर्स, चलिए समझते हैं। सिंथेटिक एनर्जी सोर्सेज आर दोज डैट यूज मैनमेड मटेरियल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल एनर्जी स्टोर इन द बैटरीज यूज इन कैलकुलेटर, वॉच एक्सेट्रा इज अ सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह से होता है। अब नेचर ने तो हमें विंड एनर्जी दिया, सोलर एनर्जी दिया, पर वो हमें एक बैटरी बना के तो नहीं भेजे, जो एक डिवाइस। तो उस बैटरी को कौन बनाते हैं, हम आदमी बनाते हैं। तो उस आदमी जो है उस बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है जो कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो ये हमारा आ गया एग्जाम्पल किस कैटेगरी में, सिंथेटिक सोर्स। समझ गए आप सिंथेटिक सोर्स के एग्जाम्पल कि भगवान हमें एक बैटरी बना के नहीं भेज दिया है, एक डिवाइस हमें बना के नहीं भेज दिया जिससे हम करंट ले रहे हैं, वो है वो हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। बट हमें एक बैटरी ने एक बैटरी जो है वो हमारा मैन मेड बनाता है, मैन बनाता है, ओके, कोई भी मानव बनाता है, मैन बनाता है। तो इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो हमारा वर्क होता है ये हमारा किसके द्वारा होता है, इस डिवाइस किसके द्वारा बना गया, ये हमारा मैन के द्वारा डिवाइस बनाया गया है, इसलिए इसे कहते हैं मैन मेड सोर्स या सिंथेटिक सोर्स। अब फिजिकल स्टेट मतलब वो किस रूप में पाए जाते हैं, उनका स्टेट क्या रहता है। फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेस में।
तो फर्स्ट है हमारा सॉलिड में। तो देखते हैं सॉलिड में हमारा क्या क्या है। फ्यूल के रूप में फायरवुड, चारकोल, कोल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल। तो ये सभी हमारे सॉलिड फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। लिक्विड में कैरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑल लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स के एग्जाम्पल देखे जाएंगे तो कैरोसिन, पेट्रोल्स एंड डीजल्स। गैस में देखे जाएंगे तो पेट्रोलियम गैस कॉमनली यूज एज एलपीजी, इसके फुल फॉर्म याद कर लीजिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि एक गुड गैस है, हमारा गुड फ्यूल है। ओके। एंड नेचुरल गैस ऑल्सो यूज एज सीएनजी, compressed नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ गैसियस फ्यूल। तो ये सब हमारे गैसियस फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। तो आप याद रख लो कि ये सभी फ्यूल ही हैं, ये सभी हमारे फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। बट हमारा जो है यहाँ पे सबका फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, बट ये सभी फ्यूल ही हैं हमारे। ओके। अब अवेलेबिलिटी, कौन कितना पर्याप्त है हमारे पास, किसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं और किसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स मतलब क्या होता है? और रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ नेचुरल सोर्स रिसोर्स दैट कैन रिप्लेनिश itself naturally over a short period of time. Wind, sun, biomass from plants, and hydropower from water are all renewable source of energy. These are inexhaustible नेचुरल सोर्स। तो जैसा कि आप रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल बहुत ही वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, तो रीन्यूएबल सोर्स हम इसे उस एनर्जी को कहते हैं, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को कहते हैं जो कि जिसे हम सपोज कर लो जो आज यूज़ कर लिए, आज हमने उसे यूज़ कर लिया और वो कुछ दिन बाद फिर से अपने रूप में आ जाए, फिर से वो आ जाए, मीन्स वो ख़त्म ना हो, वो फिर से अपना रूप बदल ले, फिर से वो वही रूप में आ जाए हमारा। ओके। तो देखिए सोलर एनर्जी आप कंज्यूम करते हो तो वो ख़त्म नहीं होने वाला है। ओके। हाइड्रो एनर्जी वो हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे आप एक बार यूज़ कर लिए अब वो दोबारा यूजलेस हो जाएगा। अब वो हमारा सेकेंड टाइप में जो है वो यूजलेस हो जाएगा सेकेंड टाइम्स में। बट जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है वो बार बार हमारा यूज होते रहेगा। ओके। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को समझते हैं कि हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और इसके एग्जांपल्स क्या है। एनर्जी सोर्स विच गेट यूज अप एंड कैनॉट बी रिप्लेस और रिप्लेनिश in a short period of time are called non-renewable source of energy. These are also called exhaustible natural source. Fossil fuels like petroleum, natural gas and coal are non-renewable source of energy. तो कहता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो यूज करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और उसे बनने में फिर करोड़ों साल लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जितने एग्जांपल्स दिए हैं ये सभी आप नॉन रिन्यूएबल सोर्स के एग्जांपल कह सकते हो। ओके। कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल्स, चारकोल, कोल, फायरवुड, सीएनजी, एलपीजी, ये सभी आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप अपने घर में एलपीजी यूज़ करते हो, अब जब एलपीजी जलाते होगे सिलेंडर ख़त्म होता होगा उसके बाद आप कुछ देखते होगे कि एनर्जी आपका मीन्स कहीं पे आपका फिर आप उस सिलेंडर को यूज़ कर सकते हो? नहीं, आपका वो सिलेंडर जब ख़त्म हो जाएगा आपको दोबारा दूसरा सिलेंडर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जितने सारे सोर्स ऑफ एनर्जी थे वो आपके ख़त्म हो गए। अब वो दोबारा नहीं बन पाएंगे, उसमें नहीं बन पाते, इसलिए अब वो ख़त्म हो गया। जैसे जैसे ख़त्म हो गया आपका सिलेंडर खाली हो गया। अब फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में कुछ बातें समझते हैं कि फॉसिल्स फ्यूल्स हमारा होता क्या है। As at present, most of our energy need are met through non-renewable energy sources, mainly fossil fuels, petroleum, natural gas and coal. तो कह रहा है आज के युग में जो हम ज़्यादा निर्भर हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उस पर हम ज़्यादा निर्भर हैं। हम उसकी यूज जो है मैक्सिमम यूज हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स के एनर्जी कर रहे हैं, जो कि एक चिंताजनक बात है। ओके। अब किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल पेट्रोल, नेचुरल गैस, ओके, डीजल्स, ये सभी चीज़ से उस तरह से। अब फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये बनते कैसे हैं, पाए कहाँ जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे वेयर फॉर्मेड ओवर पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। इनमें लाखों करोड़ों साल लग जाता है इन्हें बनने के लिए, बाय द एक्शन ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ कोर एंड प्रेशर फ्रॉम रॉक्स एंड सॉइल्स ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए कहता है कि लाखों करोड़ों साल जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स जो मर गए थे, जो डेथ हो गए, अब वो धरती के अंदर है।
जो कि कोर के पास हैं लगभग, ऐसा लिखा है, या उसके ऊपर भी हो सकते हैं। आप कहते हैं वहाँ पे उन पे दो चीज़ होते हैं, एक हीट होता है, ओके, और दूसरा जो वहाँ पे प्रेशर होता है। अब ये हीट और प्रेशर के कारण ये जो है हमारे फ्यूल बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल। बट टाइम जो लगता है हमारा, टाइम काफ़ी लंबा लगता है। कम से कम हमारा टाइम इसमें लगता है मिलियंस, मतलब आप 100, 1 करोड़, 90 लाख, 80 लाख, इस तरह से ऐसे समय लग जाते हैं इन फॉसिल फ्यूल्स को बनने में। तो इसलिए इसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स के कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसे बनने में काफ़ी सारे समय लगते हैं। और बनते कैसे हैं? अर्थ के द्वारा पाए गए गर्मी से, और मिट्टी और बड़े बड़े चट्टानों पत्थरों जो धरती के अंदर है, उनके वजन के, उनके प्रेशर से ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। ओके, अब चलिए समझते हैं वुड एज अ फ्यूल। अब वुड हमारा किस तरह से एक फ्यूल का काम करता है। वुड इज अ मेजर रिन्यूएबल natural resource. The combustion of wood is currently the largest source of energy. Wood can be used for cooking and heating. It may occasionally be used in steam engines and steam turbines that generate electricity. तो वुड एक लकड़ी, एक सूखी लकड़ी हमारा किस तरह से फ्यूल का काम करता है, जैसा कि आप ये सभी बातें जानती होंगी। ठंडी के मौसम में आप इसे जलाते हो गर्मी पैदा करने के लिए। आजकल भी गांव में इसे यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए, तो काफ़ी तरह से हम इसे यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। पहले कहा जाता था, या पहले जो हमारा यूज होता था, ये स्टीम इंजन में और स्टीम टरबाइंस में, जिसे आप अंडरलाइन कर लो। और काम क्या था इनका? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो ये स्टीम इंजन एंड स्टीम टरबाइन याद कर लो, इनमें यूज किए जाते थे। Combustion of wood products heat which can be put to a variety of uses. However, it also produces other gases like CO2 and CO, carbon monoxide and carbon dioxide, which are undesirable, irritating and dangerous. तो कहता है ये जलने के साथ साथ हमारा काफ़ी सारे गैसेस को भी उत्पन्न करता है, जो कि हमारे लिए ख़तरनाक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड, मेनली जो हमारा ये टू रहता है। अब कोल को समझते हैं, कोल हमारा क्या होता है। कोल इज अ रियरली कंबस्टिबल ब्लैक रॉक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक. Coal is one of the fuel that has been used for cooking food. However, it produces a lot of smoke and foul smelling gases which cause air pollution. अब कोल भी हमारा एक तरह का फ्यूल का काम करता है, जो कि मेनली हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। ओके, और ये काफ़ी सारा धुआं गैसेस प्रोड्यूस करता है जब ये बर्न हमारा होता है। वर्ल्ड वाइड कोल a fossil fuel is the largest source of energy used for generation of electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में कोल हमारा एक मेजर पार्ट रोल करता है। कहा जाता है कि आज जो यह दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है, वो हमारा मैक्सिमम परसेंट जो है कोल के यूज़ से ही मैक्सिमम हमारा पार्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है। आप देखिए ऑकुरेंस ऑफ कोल। अब कोल पाए कैसे जाते हैं? कोल इज़ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कोल इस धरती के सतह के बहुत ही नीचे पाई जाती है। द मेजर कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन झारखंड, एमपी, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। तो इंडिया में पाए जाने वाले जगह जहाँ पे हमारा कोल पाया जाता है, झारखंड में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में उसके बाद। द लार्जेस्ट कोल माइंस आर एट बोकारो एंड झारिया इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो, बोकारो और झारिया जो हमारा झारखंड में, यहाँ पे मेनली हमारा पाया जाता है, और रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कोल। और कोल हमारा अब किस तरह से बनता है, चलिए समझते हैं। कोल वाज फॉर्मेड फ्रॉम प्लांट रिमेन गोट ब्यूरिड डिप अंडर द अर्थ क्रस्ट तक जो हमारे प्लांट काफ़ी सालों पहले जब वोल्केनिक या काफ़ी सारे नेचुरल जो हमारे होते थे नेचुरली डिजास्टर, उसके कारण जो प्लांट्स हमारे अर्थ क्रस्ट में जा पहुंचते थे, उनका लाखों साल बाद, over a large period of time, the chemical and physical properties of these plants remains were changed through geological actions that lead to the creation of this solid material.
अब जो है हमारा लाखों साल जब ये अर्थ क्रस्ट में रहे तो इनमें कुछ इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल तरह से चेंज हो गया। अब यह फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने के कारण अब जो ये हमारा सॉलिड मटेरियल फॉर्म कर लिए। ओके, सॉलिड मटेरियल को ही हम कहते हैं कोल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन हम किसे कहते हैं? जब कोई प्लांट का एक जब भी कोई एक डेड प्लांट का कोल में कन्वर्ट हो जाना, उसे हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। डेट टेक वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, काफ़ी लंबा समय लेता है। अब देखिए टाइप ऑफ कोल्स। टाइप ऑफ कोल किस तरह से होते हैं, किस आधार पर कोल को बांटा गया है टाइप ऑफ कोल्स में, चलिए सभी बातों को ध्यान से समझेंगे। Depending on the temperature and pressure conditions and the time period for which fossils remain buried under the surface of Earth, different varieties of coal have been formed. तो जैसा कि हमने देखा था कोल हमारा मेनली तो टू अर्थ के हीट और प्रेशर के कारण। देखिए कहा गया है कोल जो हमारा अलग अलग टाइप का कोल होता है। अब क्यों अलग अलग का? अलग जगह अलग टेम्परेचर, अलग जगह अलग प्रेशर, और कितने टाइम के लिए है। ज़्यादा समय के लिए तो ज़्यादा उसमें कार्बन प्रेजेंट रहेगा। ओके, और जो वो काफ़ी हमारा गुड कोल रहेगा, और जो लोग छोटे समय के लिए है वो कम, वो जो है हमारा कंपेयर टू गुड कोल नहीं रहेगा। ओके, चलिए समझते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स आर फॉर्मेड: पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनियस एंड एंथ्रासाइट। तो देखिए पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनियस, एंथ्रासाइट ये सभी आपको दिया हुआ है इस फिगर में। These different types of coals differ from each other in terms of their content or volatile material and their percentage of carbon, moisture and other elements present in them. तो यह किस आधार पर बटा गया है? यह इस आधार में बताया गया है कि सभी में हमारे अलग अलग परसेंट के कार्बन, मॉइस्चर और अलग मटेरियल्स रहते हैं। अब देखिए पीट के बारे में समझते हैं। पीट में हमारा क्या कितना रहता है, किस तरह का यह कोल है। Peat is a soft brown substance that is made of 30% carbon. It is the earliest stage during the formation of coal. तो पीट हमारा जिसमें सबसे कम परसेंट कार्बन रहता है, ओनली 30% कार्बन हमारे पीट में पाया जाता है, ये अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट में समझते हैं कि लिग्नाइट हमारा क्या होता है। हैज़ अ कार्बन कॉन्टेंट ऑफ अबाउट 38%। पीट से ज़्यादा कार्बन परसेंट इसमें रहता है। इट इज़ रिगार्डेड एज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। इसे सबसे लोएस्ट ग्रेड मतलब आप समझ सकते हो कि सबसे हमारा ख़राब कोल या सबसे नीचे कोल वाला कहा जाता है। इट हैज़ बीन यूज मेनली इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो इलेक्ट्रिक इसका एक यूज़ आप देख लो, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है लिग्नाइट का, जिसमें 38% कार्बन रहता है और इसे लोअर ग्रेड ऑफ कोल कहा जाता है। ब्यूटिमिनियस कोल। ब्यूटिमिनियस कोल में देखते हैं अबाउट 65% कार्बन, काफ़ी ज़्यादा कार्बन की मात्रा आता है कंपेयर टू पिग्नाइट एंड लिग्नाइट। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन एंड फॉर मेकिंग अनदर टाइप्स ऑफ फ्यूल्स लाइक कोक। तो इसको पावर जनरेशन में तो यूज़ किया ही जाएगा, और अलग फ्यूल्स बनाने में के लिए भी, फॉर एग्जांपल कोक। ओके, तो इसमें एक अच्छा कार्बन परसेंट हमारा जमा है, इसके कारण हम इसका अलग भी यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग अनदर प्रोडक्ट। एंथ्रासाइट इज अ हार्ड कोल एंड कंटेन ओवर 90%। देखिए ओवर लिखा है, मीन्स 90% से एबव इसमें रहता है। इट इज़ रिगार्डेड एज द हाइस्ट ग्रेड ऑफ कोल। इन्हें हाइस्ट ग्रेड मीन्स सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा कोल माना जाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट। चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक हमारा प्रोसेस है, उसमें हम करते हैं क्या, जो कोल है हमारा उसे काफ़ी ज़्यादा हीटिंग करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए यहाँ पे केस एक एक्सेप्शन हमारा आ गया, इन एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, तो इन एब्सेंस ऑफ एयर हम इसे काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं। ओके, वी ऑब्टेन मैनी प्रोडक्ट्स। अब इसी कोल को हीट करने के बाद इन एब्सेंस ऑफ एयर हमें क्या क्या मिलता है ये समझते हैं। कोक मिलते हैं, कोल तार, कोल गैस थ्रू द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब कोक के बारे में हम जानते हैं, कोक हमारा क्या होता है। इट इज़ अ हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस, इट मेन यूज आर लिस्टेड बिलो। हार्ड और पोरस सब्सटेंस होता है, जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर बता दिया। अब इसके यूजेज आपको बता रहे हैं, यूजेज आपको याद रखने होंगे। It is used as a domestic as well as an industrial fuel in stoves and furnace. It gives little or no smoke.
क्या जाता है, ये आप स्टोव में यूज़ करते हो। स्टोव मतलब आप समझते हो कि जिस पे खाना बनाया जाता है। ओके, और सम इंडस्ट्रियल में यूज किया जाता है। इट गिव लिटर, ये आपको थोड़ा सा स्मोक देगा, मीन्स काफ़ी ज़्यादा नहीं देने वाला है जिस तरह से आपका वुड देता है। सेकेंड है, इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल को अलग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। थर्ड है हमारा, इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस लाइक वाटर गैस, CO+H2। कहता है इसे एक दूसरे गैसेस बनाने में मदद किया जाता है, जो कि इसका नाम है फ्यूल गैस। ओके, फ्यूल गैस लाइक वाटर गैस, ये आप याद कर लो। ओके, फ्यूल गैस बना दूसरे गैस में भी। आप कोल तार को हम समझते हैं, ये हमारा क्या होता है। इट इज़ अ ब्लैक कलर viscous liquid. It is a used in the manufacture of synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, paints, photographics, materials and roofing materials. तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूजेज है। ओके, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर आपको दे दिया, ब्लैक कलर एंड विस्किस लिक्विड। ओके, लिक्विड फॉर्म में रहता है हमारा, और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप देखें। अब कोल गैस, इट इज़ एन इन्फ्लामेबल गैस। कोल गैस हमारे एक इन्फ्लामेबल गैस है। इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, यूजुअली ओनली फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स। कोल गैस का हमारा इन्फ्लामेबल जो डोमेस्टिक फ्यूल में भी यूज़ किया जाता है इसका। ओके, और इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी हमारा। तो ये सभी इनके कुछ यूजेस थे। अब पेट्रोलियम को अब हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया इस चैप्टर का, पेट्रोलियम। नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।